और बात न्यूज 24 पर करेंगे बिहार की। आखिर क्यों बिहार में भागम भाग चल रही है? क्योंकि चुनाव आया और राजनीतिक पार्टियों के लिए तनाव भी लाया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव से पहले रूठने मनाने का दौर भी शुरू हो चुका है और बिहार की सियासत में इसका सबसे ज्यादा असर भी दिखाई दे रहा है। जब से एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मामला यहां पर ऐलान किया है, उसके बाद भले ही एनडीए के लिए गठबंधन का गणित सुलझ गया हो, बावजूद इसके बिहार में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली। इस सब के बीच जो भागम भाग शुरू हुई है, उसकी सबसे अहम तस्वीर यही है कि चाचा अब चले गए हैं। तो देखिए बिहार में यह राजनीतिक भागम भाग। जो व्यक्ति अपने लीग से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। जो हमारी पार्टी की अनदेखी हुई, जो एक तरफा फैसला लिया गया, न्याय नहीं हुआ। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बिहार में बगावत का साहस, क्या एनडीए छोड़ेंगे पारस? भतीजे को बीजेपी का सहारा, चाचा ने क्यों किया किनारा? व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। बिहार में किसका था फरमान? शुरू हो गया नया घमासान। एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है, अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया। बिहार के जिस जमीन से इंडिया गठबंधन ने अपने महागठबंधन के लिए जमीन तैयार की थी, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भरी थी, उसी बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया। आसान भाषा में समझाएं तो एनडीए गठबंधन ने इंडिया अलायंस से पहले अपनी अपनी पार्टियों को सीट अलॉट कर दिया। बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मोहर लग गई। बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में प्रदेश की कुल 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 14 और चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीट मिली। इसके अलावा एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट दी गई। एनडीए के सीट बंटवारे में ऐसा खेला हुआ कि पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएंगे। अभी तो हम लोगों ने सीट फाइनल कर दी है और कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो अगले 2-3 दिनों में ये भी लिस्ट आ जाएगी। आपके इलाके पशुपति पारस भी है, वार्ता चल रहा है। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन इस लिस्ट के ऐलान के बाद बिहार में नया घमासान छिड़ गया, क्योंकि सीट शेयरिंग की इस लिस्ट से पशुपति पारस गुट का नाम गायब है। यानी पशुपति पारस गुट को एनडीए की गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली, जिससे अब पशुपति पारस नाराज हैं। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं। एनडीए के बिहार फॉर्मूले के बाद भतीजे का चेहरा खिल गया, खुश हैं। सीट शेयरिंग से चिराग रोशन नजर आ रहे हैं, जबकि चाचा का चेहरा बुझा बुझा सा है, क्योंकि बीजेपी ने चाचा पशुपति को पराया किया और भतीजे चिराग को गले लगा लिया। तो भतीजे ने चाचा को इमोशनल आईना दिखाया, तो हैरान परेशान चाचा समझ गए कि हाथ जोड़ने का रास्ता तो बचा नहीं, साथ छोड़ना ही ठीक रहेगा। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए
मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक बड़े जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की, मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, हर किसी ने भाई की विरासत से चाचा को बेदखल करने वाले पशुपति सबसे बड़े चुनाव से ठीक पहले एनडीए से बेदखल कर दिए गए, जिस पर जेडीयू कह रही है कि बीजेपी से पूछिए और बीजेपी कह रही है अवसर हर किसी को मिलता है, समझौता करना होगा, ये गठबंधन है, इसे निभाना होगा। अरे तो नहीं थे, हमारे कहां गठबंधन में बने, वो तो बीजेपी के थे ना। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग उचित देंगे, बीजेपी के लोग उचित देंगे ना। पारस जी ने तो जब चले गए थे तो नीतीश जी के बारे में भी बहुत अच्छी बात तो नहीं कहे थे, इसीलिए उनका तो जवाब बीजेपी के लोग दे पाएंगे ना। हम लोग के साथ अलायंस तो था नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है, लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, और जब उन्हीं के भतीजे का जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा, और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल कर करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। जो व्यक्ति अपने लीग से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। चाचा पशुपति के इस्तीफे के तुरंत बाद इंडिया गठबंधन से उन्हें ऑफर भी मिल चुका है कि अगर वो चाहें तो इंडिया अलायंस में उनका स्वागत है, और ये ऑफर किसी और ने नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव ने दिया। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है, अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और वो अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। पॉजिटिव असर हो रहा है क्या तैयारी है सर 40 सीट क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। अब भतीजे चिराग मोदी के साथ मिलकर बिहार में एनडीए का चिराग जलाएंगे, तो चाचा क्या करेंगे? क्या वो महागठबंधन का दामन थामेंगे? दूसरी तरफ बंटवारे से सिर्फ पशुपति पारस ही नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक सीट दी गई जिससे वो खुश नहीं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ उनकी डील डन हो चुकी। तो चाचा का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दरअसल बिहार में जो भागम भाग चल रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ एनडीए में नहीं है भागदौड़। अगर एनडीए से कोई निकल कर जाएगा तो क्या वो इंडिया में जाएगा ये भी समझेगा, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की बात होगी। उन्हें बीजेपी का जो ऑफर मिला है उसे समझाते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को विनोद तावड़े ने ऑफर दे दिया है, क्योंकि एक सीट से वो संतुष्ट नहीं थे। आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा का बनाया हुआ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसे एक लोकसभा सीट का ऑफर मिला है, लेकिन साथ में कुछ बोनस भी दिया जा रहा है। अब आरएलएम को एक विधान परिषद यानी कि एमएलसी की सीट भी मिलेगी, आरएलएम को एक विधानसभा परिषद की सीट मिलेगी। लेकिन अब पशुपति पारस क्या एनडीए से अलग हो चुकी है एलजेपी, वो जिससे अपने ही भतीजे चिराग पासवान को बाहर कर दिया था चाचा पशुपति पारस ने, लेकिन आज खुद उन्हें मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया है। तो पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। एनडीए की सीट शेयरिंग से नाराज थे पशुपति पारस, क्योंकि चिराग पासवान को तो 5 सीटें दे दी गई जो चिराग पासवान है उन्हें भतीजे को, लेकिन चाचा को एक भी सीट नहीं मिली। एलजेपी को एक भी सीट नहीं दी है बिहार के इस गठबंधन में बीजेपी ने, और चिराग को हाजीपुर सीट मिलने से पशुपति पारस नाराज हो गए थे। इस कदर नाराज हुए कि इसे अपना उन्होंने अपमान माना और इस्तीफा दे दिया। अब एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस क्या बिहार में महागठबंधन के साथ जाएंगे? क्या महागठबंधन के साथ जाएंगे? क्यों? क्योंकि दरअसल ऑफर दे दिया गया है
तेज प्रताप की तरफ से हालांकि ऑफर आया। महागठबंधन के साथ एलजेपी जा सकती है। पशुपति पारस पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के संपर्क में है। सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से वो मुलाकात कर सकते हैं। महागठबंधन से हाजीपुर की लोकसभा सीट मांग सकते हैं, जिस पर चिराग पासवान की अपनी दावेदारी है, और खुद अपने भतीजे के खिलाफ चाचा पशुपति पारस यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब जल्दी से यह भी समझ लीजिए कि दरअसल बिहार में इस वक्त जो दो गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। एनडीए और इंडिया में कौन कौन शामिल है? तो पहले एनडीए समझिए। बीजेपी के साथ वापस से जेडीयू आ चुकी है। गठबंधन में एलजेपी रामविलास जो कि चिराग पासवान वाली, उसे 5 सीटें यहां पर मिली हैं। साथ में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी, 1 सीट उसके पास है, और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की। अब इंडिया गठबंधन को समझिए, कांग्रेस वहां पर है, कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है, सीपीआई एमएल यहां पर है, और साथ ही सीपीआई भी है। ये इंडिया और एनडीए गठबंधन की मौजूदा तस्वीर बिहार में। एनडीए के खेमे से पशुपति पारस का विकेट गिर गया है। फिलहाल उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और खबर है कि वो आगे का रास्ता एनडीए से बाहर जाकर तलाश कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में पारस एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे? राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा है कि पारस अगर पाला बदलते हैं तो लालू उन्हें हाजीपुर से चिराग के खिलाफ उतार सकते हैं। फिलहाल चाचा पारस के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया। कल ही जब सीट बंटवारे में उनको नहीं दिया सीटिंग 5 एमपी के एक भी सीट, तो उसी से अंदाज़ा लग गया था कि अब पशुपति पारस जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पशुपति पारस जी क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा वो जाने। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एहसास किया, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से समझौता किया। अब पारस जी का क्या फैसला है, पारस जी किस निमित्त जा रहे हैं, वो तो वो ही बता सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने सबका सम्मान किया है। पारस जी को बिहार मंत्री परिषद का सदस्य भी बनाया था माननीय नीतीश कुमार जी ने। अब उनको फैसला लेना है, वो क्या करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का मसला है। पीएम मोदी के 400 वाले टारगेट के लिए बिहार की 40 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछली बार एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन चुनौतियां न पिछली बार कम थी न इस बार कम। पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे। और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे। पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे, उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, 1-2 को छोड़ करके, जहां 2 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा लोकसभा में। और अभी जो परिस्थिति है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे इलेक्शन है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। बिहार में पशुपति पारस को किनारे कर भाजपा ने चिराग पासवान को अगर तरजीह दी है तो इसके पीछे भाजपा का अपना मंसूबा और डर है। हालांकि इसे लोजपा नेता चिराग पासवान के लिए भी अपनी छवि दलितों के नेता के रूप में बनाने का यह अचूक अवसर है। बिहार की 6 सुरक्षित सीटों में से इस बार 3 सीटें लोजपा को मिली। सुरक्षित सीटें SC/ST जातियों की बहुलता के आधार पर तय की जाती है। यानी चिराग ने 3 सुरक्षित सीटों पर कामयाबी पा ली तो वो यूपी में बसपा नेता मायावती की तरह दलितों के नेता के रूप में उभर सकते हैं। मेरे पिता के जाने के बाद परिवार पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी, जैसे मेरे पिता हमेशा रखते थे। कठिनाइयाँ तब भी आई थी, पापा के समय में भी आई थी, बट उस वक्त भी पापा ने उन तमाम कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए परिवार और पार्टी को कभी टूटने नहीं दिया। पर उनके जाने के बाद जिस तरीके से परिवार पार्टी में टूट हुई, जिस तरीके से उन्हीं के बनाए हुए पार्टी के नाम और सिंबल तक को फ्रीज करवा दिया गया, इसकी जिम्मेदार कौन है? बहरहाल ये फैसला उस वक्त भी उन्हीं का था, आज भी उन्हीं का होगा कि उन्हें आगे क्या करना है। रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान तक दलित नेता तो बने रहे हैं,
लेकिन सवर्णों के साथ के कारण वो दलितों के नेता की छवि कभी नहीं बना पाए। ये पहला मौका चिराग को मिला है जब वो अपने को दलितों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बिहार की बात करें तो 6 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व हैं। इनमें हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, सासाराम और गया की सीटें शामिल हैं। चिराग पासवान की लोजपा को एनडीए ने जो 5 सीटें दी हैं, उनमें 3 सुरक्षित सीटें हैं। वैशाली और खगड़िया 2 जनरल श्रेणी की सीटें भी उनको मिली। वहीं हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर लोजपा की 2019 की सिटिंग सीटें। अगर चाचा आते हैं एक बार फिर आपसे मिलने, एक बार आप गए थे, घंटों उनके घर के बाहर बैठे रहे थे गाड़ी में, अगर आते हैं तो क्या फिर से गले लगेंगे? मैं इन विषयों पर चर्चा करने के लिए बहुत सहज महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा पारिवारिक मामला है। सार्वजनिक मंच पर परिवार की ऐसी चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे में इस विषय पर जो प्रश्न आपने पूछा है, ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, पूरे परिवार को लेना होगा। कहीं ना कहीं इन सब ने उस पीड़ा को झेला है जो पीड़ा उनके द्वारा दी गई। तो ऐसे में उस परिस्थिति में परिवार का क्या फैसला होगा वो परिवार के सदस्य ही लेंगे। बीजेपी जानती है कि नीतीश के आ जाने के बाद चिराग नाराज थे। फिर भी बीजेपी के लिए चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने नीतीश के लिए सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने के अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों दलों के बीच पहले की तरह ही सीटों का बंटवारा भी हुआ है। आइए जानते हैं ऐसी 4 वजहें जिनकी वजह से बीजेपी के लिए बिहार की राह इतनी आसान नहीं। सवाल यह कि 2024 में क्या बिहार में बीजेपी यानी कि एनडीए की राह इतनी आसान होगी? जो पहली वजह है वो बड़ी वजह है खुद सीएम नीतीश कुमार। उनकी घटती लोकप्रियता एक बड़ी वजह है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 53% वोट मिला था एनडीए को, और गठबंधन ने यहां पर लोकसभा की 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि अब काफी कुछ बदल चुका है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं मोदी का जादू भले ही इस हिस्से में कम नहीं हुआ हो, लेकिन उनके साथी नीतीश कुमार की छवि बार बार पलटी मारने की वजह से खराब हुई है। पूरे राज्य में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरा है तेजी से। एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि पहली बार बार पलटने की वजह से अब वो भीड़ खींचने वाले या फिर अपने दम पर वोट लाने वाले नेता नहीं रहे हैं। जो दूसरी बड़ी खबर है वो दरअसल दलितों पर पकड़ कमजोर होने की बताई जा रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव जैसी अब पकड़ नहीं है। एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि उस टाइम पर एलजेपी के रामविलास पासवान भी मौजूद थे। भले ही उनकी पार्टी और उनके बेटे एनडीए में अब भी शामिल हैं, लेकिन रामविलास पासवान का फैक्टर मिसिंग है। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो रामविलास पासवान की 6 से 7% दलित वोट बैंक पर बहुत मजबूत पकड़ थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह हिस्सा कमजोर हो रहा है। और यही नहीं, एलजेपी 2 हिस्सों में बंट गई, एक चाचा के पास, एक भतीजे के पास। रही सही कसर हाल ही में सीट बंटवारे ने पूरी कर दी, जिसमें भतीजे चिराग पासवान को तो 5 सीटें मिल गई, लेकिन चाचा पशुपति पारस वाले गुट को एक भी सीट नहीं दी है। और इसी से नाराज होकर पशुपति पारस एनडीए से निकल चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं कैबिनेट से। इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और जाहिर है अगर उस तरफ गए तो नुकसान हो सकता है। लेकिन तीसरी वजह, लेफ्ट की इंडिया गठबंधन में एंट्री, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के साथ इस बार लेफ्ट है जो 2019 में नहीं था। यह भी एक बड़ी वजह। इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है सीपीआई एमएल और सीपीआई। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जाहिर मजबूती मिली है। वामपंथी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार के किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, और 2019 के चुनाव की ही अगर हम बात करें तो संयुक्त रूप से करीब 10% वोट इन्हें मिला था। अगर यह 10% वोट आरजेडी कांग्रेस के पास शिफ्ट होगा तो जाहिर फायदा उसका होगा। और जो चौथी बड़ी वजह है वो है तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता, क्योंकि अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक दूसरी बार डेप्यूटी सीएम का कार्यभार संभालने के दौरान तेजस्वी यादव की छवि बेहतर हुई है, लोकप्रियता बढ़ी है। तेजस्वी ने अकेले दम पर बिहार में बेरोजगारों को लाखों नौकरियों का वादा कर नवंबर 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने की मैं मदद की थी। डेप्यूटी सीएम का पद संभाला, उन्होंने केवल 17 महीनों के अपने कार्यकाल में इस वादे को पूरा करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।